आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिससे हमें आईटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में पता चल सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की गिरती हुई पॉवर्टी लेवल्स को, और फाइनली मैं आपको इंडिया की शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 13 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आज की पहली स्टोरी में हम बात करेंगे टीसीएस की, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी है। ये स्टोरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीसीएस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और कंपनी के साइज और स्केल को देखते हुए हमें आईटी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। लेटेस्ट क्वार्टर में टीसीएस ने 63,973 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 12,380 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। प्रॉफिट में लगभग 12% की ग्रोथ देखी गई है। इस क्वार्टर में टीसीएस ने $10.2 बिलियन के नए डील्स जीते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन डील्स में कोई मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी डील्स ने मिलाकर यह बड़ा नंबर बनाया। ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अलग अलग क्लाइंट्स टीसीएस को चूज कर रहे हैं, ना कि सिर्फ 1-2 बड़े क्लाइंट्स। अगर हम टीसीएस की ग्रोथ एरियाज देखें तो इंडिया में 70% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। ये नंबर इंप्रेसिव लगता है, लेकिन इसका मेजर हिस्सा बीएसएनएल के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से है, जो अब 70% कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर में ये ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। मिडिल ईस्ट में 15% और लैटिन अमेरिका में 7% ग्रोथ हुई, लेकिन टीसीएस का सबसे बड़ा मार्केट नॉर्थ अमेरिका 2.3% गिर गया। यूरोप में भी हल्की सी गिरावट देखी गई। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो टीसीएस का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस या बीएफएसआई से आता है, जो लगभग 30.5% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस क्वार्टर में बीएफएसआई ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। कंज्यूमर बिजनेस थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हुए 1.1% बढ़ा, लेकिन कम्युनिकेशन सेगमेंट 10.6% गिरा। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में भी गिरावट देखी गई। मतलब ओवरऑल नंबर्स तो ठीक है, लेकिन हर इंडस्ट्री इक्वली परफॉर्म नहीं कर रही। अब बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के चैलेंजेस की, जो टीसीएस के मिक्स्ड रिजल्ट्स के पीछे कारण हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 4 मेजर चेंजेस आईटी इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकते हैं। पहला, यूएस इलेक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप के वापस पावर में आने से वीजा रूल्स बदलने के चांसेस है, जो इंडियन आईटी फर्म्स के लिए कॉस्ट बढ़ा सकता है और बिजनेस करना मुश्किल बना सकता है। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा टाइम तक हाई रहेंगे तो बिजनेसेस अपने खर्च कॉशियसली करेंगे, स्पेशली बैंकिंग और लोन्स पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। तीसरा चेंज है पैंडेमिक के दौरान रैपिड अपग्रेड्स। कंपनीज ने पैंडेमिक में अपने सिस्टम्स को जल्दी मॉडर्नाइज किया, जिसे कॉम्प्रेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब वो ब्रेक ले रहे हैं, जो आईटी स्पेंडिंग स्लो होने का एक रीजन है। और चौथा चेंज है एआई का इम्पैक्ट। जेन एआई जैसे टूल्स की वजह से एआई अब एक हॉट टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एआई प्राइसेस पे प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि कंपनीज अनश्योर है कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी रिटर्न करेगा। पेमेंट मॉडल्स भी बदल रहे हैं। अब कस्टमर सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए नहीं, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड पेमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आईटी कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर डिलीवर करना पड़ेगा। एआई भी एक बड़े डिस्कशन का पार्ट है। टीसीएस ने एजेंटिक एआई की बात की है, जो सिर्फ चैट करने वाले टूल से आगे जाकर एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एआई के आसपास अभी काफी हाइप है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये आईटी इंडस्ट्री को कितना ज्यादा और कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म करेगा। एम्प्लॉय एट्रिशन रेट की बात करें तो टीसीएस का रेट 13% हो गया, जो थोड़ा बढ़ा है। वर्कफोर्स में 5,370 एम्प्लॉयज कम हुए और अब टोटल 6,07,354 एम्प्लॉयज है। ये अलार्मिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि टीसीएस अपने ऑपरेशंस को रीऑर्गेनाइज कर रहा है और एफिशिएंट बना रहा है। एक और बड़ा सवाल है बिलिंग मॉडल का। अभी आईटी वर्क ज्यादातर स्टाफ के आवर्स के बेसिस पे बिल होता है, लेकिन एआई के आने के बाद ये फिक्स्ड प्राइस पैकेजेस या सॉफ्टवेयर बेस्ड बिलिंग की तरफ बदल सकता है। टीसीएस का मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है और उनका कहना है कि क्लाइंट्स जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं।
बैंकिंग और रिटेल सेक्टर्स में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है और 2025 के नंबर्स 2024 से बेटर होने की पॉसिबिलिटीज है। बीएसएनएल डील के खत्म होने के बाद टीसीएस अपने नंबर्स कैसे मेंटेन करेगा ये देखना होगा। साथ ही यूएस इंटरेस्ट रेट्स और इलेक्शंस भी बिजनेस पर इंपैक्ट डालेगा। एआई का रैपिड अडॉप्शन टीसीएस के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को कितना इंपैक्ट करेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने लायक होगी। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टोरी पर। अगली स्टोरी में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर डिस्कशंस में इग्नोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जब भी इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है। लेकिन एक और स्टोरी है जो शायद कम हाईलाइट होती है लेकिन काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी है, खासकर रूरल इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पॉवर्टी लेवल्स पिछले 10 सालों में शार्पली गिरे हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 2011-12 के टाइम में जाना होगा। उस वक्त गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की थी। मतलब अगर कोई एक गांव में हर महीने 816 रुपीज से कम कमाते थे या एक शहर में हर महीने 1000 रुपीज से कम, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते थे। 2012 में रूरल पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा और शहरों के लगभग 14% लोग इस पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब एक नए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे या HCES के मुताबिक अगर हम 2012 के पॉवर्टी लाइन को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो आज रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों का परसेंटेज 5% से कम हो गया है। सीधी बात करें तो आज के जमाने में बहुत कम लोग उस पॉवर्टी लाइन पर है जो हमने एक डेकेड पहले डिफाइन किया था। ये एक बड़ी न्यूज है क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया के सबसे गरीब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जो पॉवर्टी लाइन हम यूज करते हैं शायद वो इतनी लो है कि हर स्ट्रगलिंग इंसान को इंक्लूड ना करे। अगर हम उस पॉवर्टी लाइन को उन कंट्रीज के स्टैंडर्ड पे ले जाए जो हमारे जैसे लोअर मिडिल इनकम है तो शायद हम ज्यादा लोगों को गरीबी के नीचे पाएंगे। फिर भी 2012 के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिरावट काफी सिग्निफिकेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है। 10 साल पहले गांव में 25.7% लोग गरीब थे और पॉवर्टी काफी कॉमन थी और शहरों में ये सिर्फ 13.7% थे। आज रूरल पॉवर्टी 4.86% पर है और अर्बन पॉवर्टी 4.09% पर। मतलब दोनों के बीच का गैप लगभग खत्म हो गया है। इसका एक रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सकता है, जैसे रोड कनेक्टिविटी। जब एक गांव को पास के शहर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो लोगों के लिए काम ढूंढना, सामान खरीदना और गवर्नमेंट सर्विसेज लेना आसान हो जाता है। 2014-15 के बाद से इंडिया की रोड नेटवर्क में काफी ग्रोथ हुई है। नेशनल हाईवेज की लेंथ 50% बढ़ी है और पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा रूरल रोड्स बने हैं। ये कनेक्टिविटी एक गांव की इकोनॉमी को ओवरनाइट बदल सकता है। गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बड़ा रोल रहा है। फ्री फूड ग्रेन्स देना, लोगों के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे भेजना और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने वाली स्कीम्स से रूरल हाउसहोल्ड्स के पास ज्यादा पैसा आया है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो अपने रिसोर्सेज को सिर्फ रोटी और कपड़ों तक लिमिटेड रखने के बजाय दूसरी चीजें खरीदने में लगाते हैं। धीरे धीरे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। जब रूरल एरियाज में लोगों के हालत सुधरते हैं तो उनका स्पेंडिंग पैटर्न भी बदल जाता है। 10 साल पहले गांव के लोग अपने खर्चे का आधा हिस्सा सिर्फ खाने पर लगाते थे। अब ये फ्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है और लोग टॉयलेटरीज या ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें खरीदने लगे हैं। शायद सुनने में ये छोटी बात लगे, लेकिन इसका मतलब है कि कई रूरल इंडियंस अब सिर्फ खाने के खर्चों तक लिमिटेड नहीं है। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो वो दूसरी जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं। ये चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो लोग पहले इकोनॉमी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे थे अब धीरे धीरे कंज्यूमर्स बन रहे हैं। रूरल एरियाज की छोटी छोटी स्पेंडिंग क्यूमुलेटिवली पूरे देश के इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर जैसे कंपनीज रूरल इंडिया में अपना फोकस बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं
कि उनकी रूरल सेल्स अब अर्बन सेल्स से तेज ग्रो कर रही है। समराइज करें तो जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें इस बेसिक लेवल की शांत लेकिन पावरफुल शिफ्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिसेंट रोड्स, टारगेटेड गवर्नमेंट हेल्प और हायर इनकम्स ने लाखों इंडियंस को पॉवर्टी से ऊपर उठाया है। पॉवर्टी की डेफिनेशन पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। रूरल इंडिया जो पहले काफी पीछे था, अब शहरों के करीब आ रहा है और ये फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी बन सकती है। अब चलते हैं हमारी फाइनल स्टोरी पर। आज की तीसरी स्टोरी में बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट के बारे में जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में हो रहा है। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मार्च 2021 तक इंडिया में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की टोटल संख्या सिर्फ 4 करोड़ थी। इस नंबर तक पहुंचने में हमें 25 साल लगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिमार्केबल तरीके से बढ़ गया है। अब तक ये 11 करोड़ तक पहुंच चुका है और लगभग 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स तेज पेस में जुड़ रहे हैं। रिसेंट मंथ्स में तो सिर्फ 5 महीने लगे 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ऐड होने में। ये एक सपने जैसा लगता है एक ग्रोइंग मार्केट के लिए। ज्यादा लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल रहे हैं और वेल्थ बनाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक वरिंग ट्विस्ट है। जब नए इन्वेस्टर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज या RIAs जो नए इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, उनके नंबर्स एक्चुअली कम हो रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, पहले RIAs के बारे में जान लेते हैं। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को पेड एडवाइस देते हैं और सेबी के रूल्स के तहत लाइसेंस्ड होते हैं। ये एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और अननेसेसरी रिस्क्स से कैसे बचा जाए। जब नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो उन्हें क्वालिटी एडवाइस की जरूरत और ज्यादा होती है। रियलिटी ये है कि 2021 में इंडिया में 1334 RIAs थे। अगस्त 2024 तक ये नंबर सिर्फ 927 रह गए। अगर आप उन लोगों को हटा दें जो सिर्फ ट्रेडिंग टिप्स देते हैं, डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए, तो होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग देने वाले एडवाइजर्स शायद सिर्फ 200 के आसपास बचे हैं। मतलब 11 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 200 एडवाइजर्स। ये एक बहुत बड़ा इंबैलेंस है। इस डिक्लाइन की वजह है सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स। पहले RIAs बनने के लिए हाई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती थी, स्पेसिफिक एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करने होते थे और रूल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। जबकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इन्वेस्टर सेफ्टी के लिए जरूरी है, लेकिन इससे कई जेन्युइन प्रोफेशनल्स लाइसेंस लेने से या अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने से पीछे हट गए। सेबी ने इस इशू को रिकॉग्नाइज किया और RIA फ्रेमवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। अब एम ये है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए एडवाइजर बनने का प्रोसेस इजी हो, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी इंटैक्ट रहे। एक मेजर चेंज ये है कि हाई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करके डिपॉजिट सिस्टम लाया गया है। पहले फर्म्स को 50 लाख रुपीस की नेटवर्थ चाहिए होती थी और इंडिविजुअल्स के लिए 5 लाख रुपीस। अब अगर आपके 100 क्लाइंट्स तक है तो सिर्फ 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट चाहिए। क्लाइंट्स के नंबर्स के साथ डिपॉजिट बढ़ता है, लेकिन ये 10 लाख रुपीस पर कैप होता है और वो भी तब जब आपके 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स हो। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स में भी चेंजेस आए हैं। पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी। अब एक ग्रेजुएट डिग्री ही काफी है और मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। एडवाइजर्स फिक्स्ड फी या एसेट्स के परसेंटेज पर फी चार्ज करने के ऑप्शंस के बीच स्विच कर सकते हैं। एक और रूल रिलैक्स किया गया है। पहले अगर किसी एडवाइजर के 150 से ज्यादा क्लाइंट्स होते थे तो उन्हें एक सेपरेट कंपनी सेटअप करनी होती थी। अब ये थ्रेशोल्ड बढ़ाकर 300 क्लाइंट्स या 3 करोड़ रुपीस एनुअल फी जो भी पहले हो कर दिया गया है। इससे स्मॉलर एडवाइजरी प्रैक्टिसेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा बिना कॉर्पोरेट एंटिटी बनने की जरूरत के। ये सारे चेंजेस इन्वेस्टर्स को बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए RIAs के पूल्स को बड़ा करने में मदद करेंगे। लोअर डिपॉजिट और इजी एजुकेशन रूल से नए प्रोफेशनल्स, स्पेशली यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। फी ट्वीक्स और कॉर्पोरेटाइजेशन थ्रेशोल्ड्स बढ़ने से एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स भी अपनी प्रैक्टिस ड्रॉप करने के बजाय कंटिन्यू करेंगे।
अगर ये रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड तरीके से काम करे तो इंडिया में स्किल्ड एडवाइजर्स का एक बड़ा पूल हो सकता है जो नए इन्वेस्टर्स को मार्केट की एक्साइटमेंट और रिस्क्स के बीच गाइड कर सके। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, एनएचपीसी लिमिटेड जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रोपावर जनरेटर कंपनी है, अपने पब्लिक सेक्टर को प्रमोटर्स एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉर्प का कंबाइंड 16.2% स्टेक अक्वायर करने का प्लान कर रही है। हर प्रमोटर के पास लगभग 4.05% स्टेक है पीटीसी इंडिया लिमिटेड में, जो एक लीडिंग पावर ट्रेडिंग फर्म है। पीटीसी इंडिया ने आज तक 320 करोड़ रुपीस से ज्यादा का डिविडेंड दिया है। दूसरा, इमामी लिमिटेड ने अपने 20 साल पुराने मेल ग्रूमिंग ब्रांड को फेयर एंड हैंडसम से रीब्रांड करके स्मार्ट एंड हैंडसम कर दिया है। ये मूव 32,000 करोड़ रुपीस के एक्सपैंडिंग मेल ग्रूमिंग मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर करने के लिए किया गया है। अभी कंपनी एक लिमिटेड 700 करोड़ रुपीस सेगमेंट में काम कर रही है, जो मेनली क्रीम्स और फेस वॉशेस पर फोकस्ड है। रीब्रांडिंग के बाद इमामी नए और डाइवर्स प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएगी जो शिफ्टिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स के साथ अलाइंड होंगे, क्योंकि आजकल के यंग मेन दिन में एवरेज 5 ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फाइनली, इंडिया के लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अनाउंस किया है कि उनका क्विक कॉमर्स सर्विस इंस्टामार्ट अब एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में ऑपरेट करेगा, लेकिन मेन स्विगी प्लेटफॉर्म पर भी एक्सेसिबल रहेगा। इंस्टामार्ट अभी 76 सिटीज में काम कर रहा है और 10 मिनट डिलीवरी के थ्रू 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। स्विगी के एमडी एंड ग्रुप सीईओ श्रीहर्षा मजीती के मुताबिक इंस्टामार्ट का टारगेट है 100 मिलियन यूजर्स तक रीच करना।